अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि मैं जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में ये बुक पड़ी हुई है। अब इसमें से मैंने जो है वो बुक ओपन की और इसमें से एक टॉपिक पढ़ा और मैंने वापस जो है उधर लाइब्रेरी में बुक रख दी। अच्छा, अब मुझे कुछ और थोड़ा सा जो है वो ये बुक जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से तफसील से मुझे चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो मुझे जो है वो कुछ मजीद देखना है। तो मजीद देखने के लिए मैं जो है वो उठ के गया और लाइब्रेरी में जाके मैं जो है वो बुक सर्च की। मैंने लाइब्रेरी कहाँ पर है, मेरे ऑफिस से वो पीछे इंजीनियरिंग ब्लॉक की तरफ जो है वो नई बिल्डिंग बनी है, उस पे जो है वो लाइब्रेरी रखी हुई है। वहां मैं चल के गया, जाने के बाद मैंने जो है वो बुक ओपन की और ओपन करने के बाद मैंने जो है उसमें से वो टॉपिक पढ़ा, मैं वापस आ गया। तो अब देखिए फर्क क्या पड़ा। फर्क मुझे जो है वो टाइम का पड़ा, वक्त का पड़ा। मेरी अगर लाइब्रेरी में, मेरी अपनी लाइब्रेरी कौन सी है, मेरी जो अलमारी मेरी है उसके अंदर से मैंने बुक ओपन की और मैंने वो टॉपिक जो है वो पढ़ा और वापस उधर रख दिया। बहुत जल्दी मुझे जो है वो चीज समझ में आ गई, मैंने जो डेटा लेना था वो डेटा ले लिया। लेकिन अगर लाइब्रेरी जो है बहुत दूर हो मुझसे, जैसे मेन लाइब्रेरी है, मुझे वहां से पढ़ना पड़ा, तो उधर मुझे वक्त बहुत लगा। तो इसलिए अगर किसी चीज को हम माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर रखते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट के साथ ही अगर रजिस्टर्स मौजूद हो, तो उन्हीं में प्रोसेसिंग हो रही है, उधर से डेटा जो है वो हमें प्रोसेस कर रहा हूँ, वहीं पर रखता जा रहा हूँ और फाइनल रिजल्ट जो है मैं जाकर जो है वो मेमोरी में स्टोर करता हूँ। तब तो जो है वो प्रोसेसिंग फास्ट होगी। लेकिन अगर मैं हर डेटा जो भी मेरे पास पहली स्टेज के अंदर सेव हुआ, रिजल्ट आया, मैंने उसको उठा के जाकर मेमोरी में रख दिया, वो कंट्रोल यूनिट के बाहर होगा, प्रोसेसर के बाद मेमोरी पड़ी हुई है, वहां जाकर स्टोर किया। फिर मुझे डेटा की जरूरत पड़ी, वहीं से जाकर मैंने दोबारा लोड किया, फिर मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद दोबारा जाकर स्टोर कर दिया मेमोरी में जाके, फिर अगली इंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत पड़ी, वहां से उठा के दोबारा लेके आया। क्या हो रहा है, वक्त ज्यादा लग रहा है। अच्छा, फिर मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूंगा कि क्यों करना पड़ रहा है मुझे ये काम। इस वजह से करना पड़ रहा है कि मुझे अगली इंस्ट्रक्शन के लिए रजिस्टर खाली चाहिए। अगली इंस्ट्रक्शन जब तक परफॉर्म नहीं होगी, जब तक वो रजिस्टर खाली नहीं होंगे, इसलिए मुझे अगली इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए इस रजिस्टर को एम्प्टी करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे उठाकर जाकर वो डेटा वहां पर जाकर मेमोरी में जाकर स्टोर करना पड़ता है। तो अब अगर मेरे पास रजिस्टर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा हो जाए, दो दो तीन तीन रजिस्टर में रख लूं हर टाइप के, तो अब जो है जो रिजल्ट है, टेम्परेरी रिजल्ट, मैं किसी रजिस्टर में रख सकता हूँ, प्रोसेस करूँ नया डेटा, और अगर उसकी जरूरत पड़ी तो वहीं से, यहीं से करीब से रजिस्टर से उठा लिया, क्योंकि रजिस्टर तो उसी एरिया के अंदर मौजूद है ना, दूर नहीं जाना पड़ा, मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ा। तो रजिस्टर करीब करीब मौजूद अगर होंगे, रजिस्टर अगर आपके पास मौजूद हैं, तो डेटा आप वहीं से उठा लेंगे, आपकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। एक डेटा आप मेमोरी से उठा के लाते हैं, एक डेटा आप रजिस्टर से उठा के लाते हैं, बहुत वक्त का फर्क पड़ जाता है। लेकिन इस वक्त मैं आपको आर्किटेक्चर दिखा नहीं सकता। ये कहीं मेरा ख्याल है कि चैप्टर 6 या 7 में जाकर हम इस इंस्ट्रक्शन सेट को देखेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है तो कितनी क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ती है हमें, और एक इंस्ट्रक्शन अगर मेमोरी से डेटा उठाएंगे तो कितना वक्त लगेगा, और रजिस्टर से उठाएंगे तो कितना वक्त लगेगा। इसलिए मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देने की कोशिश की है कि अगर मैं जो है वो लाइब्रेरी से उठाऊंगा या अपने जो है वो कमरे से बुक उठाऊंगा तो मुझे जो फर्क पड़ेगा टाइम का, इसी तरह से हार्डवेयर को भी इतना ही फर्क पड़ता है। उम्मीद है कुछ बात समझ में आई होगी। यस सर। लेकिन जैसे जैसे मैं हार्डवेयर को इंक्रीज करता जाता हूँ, जैसे जैसे रजिस्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो आर्किटेक्चर कॉस्टली होता जाता है भाई, आपका महंगा होता रहेगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मेमोरी जो है वो एक लिमिटेड, जितनी भी जरूरत हमारी होती है उसके मुताबिक हम रजिस्टर्स जो है उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके अलावा जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उसके अलावा जो है फिर हमें मेमोरी की हेल्प लेनी पड़ती है, मेमोरी को यूज करना ही पड़ता है। वर्चुअल मेमोरी का नाम तो सुना है ना आपने, प्रोग्रामिंग में तो आपने किया ही होगा। यस सर। तो वर्चुअल मेमोरी भी जो है वो इसी काम आती है।
आपको जो है मेमोरी, जो मेन मेमोरी है, उसको उधार लेना पड़ता है। For any function of the computer, a sequence of micro operations is used to describe it. A register transfer language. अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है। जैसे मैं कह रहा था a प्लस बी इक्वल टू सी, तो अब ये इक्वल टू सी नहीं होगा, बल्कि जो है वो यहाँ पर कोई और सिंबल होगा, एरो का साइन बना हुआ होगा कि a और b प्लस होंगे, प्लस का साइन बता रहा होगा एडिशन होगी, और फिर एरो डिफाइन कर रहा होगा कि डेटा जो है वो रिजल्ट जो है वो किस रजिस्टर में शिफ्ट हो रहा है। A convenient tool for describing the internal organization of digital computers can also be used to facilitate the design process of digital system. तो हम जो है वो जैसे जैसे डिस्कस करते रहेंगे चीजें जो है वो कि किस तरह से हम जो है वो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज कौन कौन से जो है वो इंस्ट्रक्शंस हम जो है वो यूज कर रहे होते हैं, जिससे उसको ये पता चलता है कि किस रजिस्टर से किस रजिस्टर पे डेटा जो है वो ट्रांसफर करना है, मेमोरी कब कॉल करनी है। तो ये सारी जो है वो इंस्ट्रक्शंस हम जो है वो आगे देखते रहेंगे। हाँ जी, डेजिग्नेशन ऑफ अ राउटर रजिस्टर ट्रांसफर को हम ये देख रहे हैं। एक रजिस्टर है जो कि R1 रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक रजिस्टर है, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, तो उसका साइज हम जब वो कह रहे हैं कि 8 बिट है, और अगर 8 बिट है तो मोस्ट राइट पे जो बिट है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है, और जो 7 लिखा हुआ है मोस्ट लेफ्ट पर वो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। तो इस तरह से जो है वो स्टैंडर्ड है कि राइट साइड पर जो है वो लीस्ट बिट है, और राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर जो है वो हाईएस्ट बिट है। और एक और रजिस्टर है जो कि हम कह रहे हैं कि ये रजिस्टर 16 बिट का है, 0 to 15। स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही होगी। 0 to 15 16 बिट का रजिस्टर है, लेकिन इस रजिस्टर में ये फर्क है कि ये दो अलग अलग पार्ट में इस्तेमाल हो सकता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, फुरकान क्लास हो रही है मेरी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अब ये रजिस्टर इस तरह से है कि मैं इसको जो है वो हाफ ऑफ करके मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो पहले वाला रजिस्टर था उसको मैं हाफ यूज नहीं कर सकता, उसके अंदर जो डेटा मैं डालूंगा वो एक साथ ही जो है वो 8 बिट को यूटिलाइज कर सकता हूँ। लेकिन ये रजिस्टर स्पेशल रजिस्टर है जिसमें मैं हाफ ऑफ करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, पहले 8 बिट कुछ और डाल दूँ और 8 बिट जो है वो कुछ और डाल दूँ। तो इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रक्शन के साथ मैं जो है इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकता हूँ। तो इसलिए जो है ये एक रजिस्टर है जिसके लोअर पार्ट और हायर पार्ट मेंशन कर रहा है। मेन पीसी रजिस्टर है जिसकी पहली 8 बिट जो है मैं इस्तेमाल कर लूँ, अगली 8 बिट इस्तेमाल ना करूँ, बाद में जो है वो 8 बिट जो है वो मजीद डेटा जो है मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ये अलग टाइप का रजिस्टर हो गया। दोनों तरह के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। फुली यूटिलाइज भी आप कर सकते हैं एक साथ ही, इसको हाफ करके यूज नहीं कर सकते इस रजिस्टर को, R1 को।
लेकिन R2 को अगर हम बात करें, ये अलग तरह का रजिस्टर है जिसको हाफ ऑफ करके मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं माइक्रो ऑपरेशन की, जिस तरह से ये लिखा हुआ है R1 का डेटा R2 में शिफ्ट हो जाए, जो भी कुछ मौजूद है R1 में वो R2 में शिफ्ट हो जाए। ये इंस्ट्रक्शन जो है माइक्रो ऑपरेशन हम बता रहे हैं कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर होता है। तो आगे डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कि पहले R1 का डेटा जो है वो कॉमन बस पे जाएगा और बस से फिर दोबारा जो है वो R2 पे लोड हो जाएगा। इस तरह से ये शिफ्ट होगा। और ये जो है वो पैरेलल लाइंस होंगी, इसमें सीरियल डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब अगर 16 बिट का रजिस्टर R1 है और 16 बिट का रजिस्टर R2 है, तो हमें जो है वो एक सिंगल क्लॉक पल्स में ये काम करना होगा। सीरियल इन और सीरियल आउट वाला चक्कर नहीं है, पैरेलल इन और पैरेलल आउट वाला चक्कर है। याद है ना, आप लोगों ने रजिस्टर जब पढ़े थे तो बेसिक 2 टाइप के जो है वो आपने 4 टाइप के पढ़े थे, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक वाले की बात अगर करूं तो सीरियल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर पढ़े थे ना आपने। तो उसी के अंदर जो है वो एक क्लॉक पल्स के अंदर वो लोड होगा, मतलब उसके अंदर डेटा डाला जा सकता है, और एक सिंगल क्लॉक पल्स के अंदर उसमें से डेटा जो है वो आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जो है वो R1 का डेटा एक साथ बस पर जाएगा, 16 बिट की बस होगी, और एक क्लॉक पल्स के अंदर वो जो है वो लोड हो जाएगा R2 के अंदर। simultaneous transfer of all bits from the source to the destination register during one clock pulse. तो जो डेटा रजिस्टर के आउटपुट पे पड़ा हुआ है वो डेटा एक्चुअली बस पर मौजूद है। अच्छा, फिर जब मैं R2 का लोड इनेबल करूंगा, जब R2 का लोड इनेबल करूंगा, मतलब वो लोड की इनेबल पिन है, जैसे ही मैं उसको इनेबल करूंगा तो डेटा जो है बस से R2 में लोड हो जाएगा। और ये सारी चीजें जो है मैंने आपको इसीलिए कहा था कि पीछे आप लोग पढ़ के आइएगा, जब टीचर ने आपको करवाया होगा रजिस्टर को तो चारों टाइप के आर्किटेक्चर को डिस्कस किया गया होगा। तो लोड इनेबल होना जो है ये चीज उसके अंदर दिखाई गई थी। अगर आपको मॉरिस मैनो मजा नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ना आपको मॉरिस मैनो चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो बेहतर अंदाज में लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर दोबारा आप फ्लाइट की बुक उठाकर आप जो रजिस्टर वाला टॉपिक है उसको ओपन करके देख सकते हैं कि रजिस्टर को लोड करने के लिए एक साथ जो है उसका इनेबल पिन एक्टिव करनी पड़ती है। जैसे ही वो इनेबल पिन एक्टिव होगी तो वो लोड हो जाएगा, जिसको मैंने कहा था प्री सेट पिन। फ्लिप फ्लॉप में ऊपर वाली साइड पर एक प्री सेट पिन लगी होती है, उसको प्री सेट कहते हैं। तो प्री सेट पिन होती इसलिए है कि वो इनेबल करने के लिए, जैसे आप इनेबल करेंगे तो डेटा जो है उसमें लोड हो जाएगा, जो भी है 1 है कि 0 है, जो भी है वो लोड हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो कंट्रोल ऑपरेशन क्या होते हैं। ये तो सिंपल जो है वो R1 से R2 में शिफ्ट हो गया। कंट्रोल ऑपरेशन का मतलब ये है कि P कॉलन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है P कॉलन, और वही काम जो है वो R1 के कंटेंट जो है वो R2 में शिफ्ट कर रहा है, लेकिन P कॉलन के साथ। अब P का मतलब ये है कि कंट्रोल सर्किट हो गया, हर वक्त नहीं करेगा। अभी ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन थी कि जो है वो R1 का डेटा R2 में शिफ्ट करता रहे, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम P की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं इफ P इज इक्वल टू 1, अगर P जो है वो 1 होता है तो फिर ये काम करें, R1 का डेटा R2 में शिफ्ट कर दें। ये काम आप लोगों ने बहुत किया था कैस्केडिंग के अंदर। कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि मॉड्यूल जो है वो सीरीज में लगा दिए जाए। काउंटर जो है वो 0 to 9 के 2 बना लें, 0 to 9 का एक काउंटर बना लें, 0 to 9 का दूसरा काउंटर बना लें, दूसरा वाला पहले वाले पे डिपेंडेंट हो, तो फिर वो कैस्केडिंग कहलाती है। तो जब ये जो है वो कैरी जनरेट करेगा तो फिर आगे वाला जो है वो काम करना शुरू करेगा, तो इसलिए वो 99 काउंटिंग करेगा वो। तो वहां पर जो है वो कंट्रोल सर्किट था कि अगला वाला काउंटर जो है उस वक्त काउंट करे जब ये वाली जो है वो कैरी जनरेट करे। हर वक्त
काउंट ना करे अगला वाला काउंटर, तो वो डिपेंडेंट होता है ना, 0 से 9 काउंट करेगा, 0 से लेकर 09 तक काउंट करेगा, फिर उसके बाद जो है वो 10 हो जाएगा, मतलब लेफ्ट वाला काउंटर जो है वो 10 हो गया, उसने काउंट उसी वक्त किया। फिर 11, 12, 13, 14 लेफ्ट वाला काउंटर काम ही नहीं कर रहा, राइट साइड वाला काउंटर काम कर रहा। फिर 19 के बाद 20 जब होगा तो फिर लेफ्ट वाला काउंटर एक दफा फिर काम कर रहा होगा। तो जब आप इनेबल करेंगे उस की को, तो फिर वो वर्किंग कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा पी कॉलन का मतलब है P इज इक्वल टू 1। जब इसको एक्टिव करेंगे P को, उस वक्त R1 का डेटा R2 में शिफ्ट होगा, सिर्फ उस वक्त, हर वक्त नहीं शिफ्ट हो रहा होगा। तो ये कंडीशन आ जाती है। इस पे फिर हम कहते हैं कि ये कंट्रोल सर्किट उसमें लगा हुआ होता है। ऐसे बहुत सारे सर्किट आपने देखे थे जिसके अंदर इस तरह का जो है वो आर्किटेक्चर मौजूद था। अंदर कुछ भी सर्किट लगा हुआ है, मैंने अंदर से किसी सर्किट का नाम नहीं लिखा, लेकिन जो है वो एक पिन दिखाई है जिसमें ई लिखा हुआ है, ई फॉर इनेबल। तो जब तक इधर 1 नहीं दूंगा मैं, उस वक्त तक जो है ये सर्किट एक्टिव नहीं होगा। कुछ भी सर्किट है, ये इनकोडर है, डिकोडर है, मल्टीप्लेक्सिंग है, फ्लिप फ्लॉप है, जो भी कुछ है, ये एक्टिव नहीं होगा जब तक जो है मैं इनेबल पिन को 1 नहीं करूँ। तो यहाँ पर अगर ई की जगह मैं पी लिख दूंगा तो पी इज इक्वल टू 1 जब तक नहीं होगा उस वक्त तक ये सर्किट काम नहीं कर रहा होगा, जो भी इसने फंक्शन परफॉर्म करना है। तो इसको हम कंट्रोल सर्किट का नाम देते हैं। कंट्रोल सर्किट सिर्फ एक वायर नहीं होती है, बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट भी होते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स सर्किट आपने सिक्वेंशियल सर्किट में बहुत बनाए होंगे, जिसके अंदर जो है ये इनेबल पिन के पीछे बहुत सारे गेट आपने लगा दिए होंगे, 4, 5, 6 गेट आपने लगा दिए। वो गेट भी जो है वो किसी लॉजिक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ही नहीं लग जाते बिला वजह। उसके पीछे भी कोई लॉजिक होती है, उस लॉजिक के साथ आप उसके साथ सर्किट लगा रहे थे, उसके बाद इनेबल किया था। जब आपने सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाए थे, जब आपने जो है वो स्टेट डायग्राम बनाई थी, स्टेट डायग्राम के बाद जो है वो स्टेट टेबल बना था, स्टेट टेबल के बाद जो है इनपुट इक्वेशन आई थी, और फिर आपने सर्किट डिजाइन किया था। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो है वो कुछ एक्टिव सर्किट थे, वो एक्टिव सर्किट जो है वो इनेबल पिन के साथ कनेक्ट होते थे। कुछ याद है टॉपिक आप लोगों को? सर कंट्रोल सर्किट फिर तो रैम के अंदर भी मौजूद होते होंगे, क्योंकि जब ये जो है ना वो ट्रिगर पे काम कर रहे हैं, यानी इनेबल 1 होगा तो फिर ये जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के साथ। यस सर। जी जी, मेमोरी के साथ। आपको मालूम है ना कि जो है वो दो पिन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रीड और राइट की। वो इनेबल पिन यस है सर। ना, वो इनेबल पिन है। जब रीड यस इनेबल होगा तो उस वक्त जो है वो हम उधर से डेटा उठाकर किसी रजिस्टर में डाल सकते हैं, इसको रीड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यस वो सर। जब तक रीड पिन एक्टिव नहीं होगी उस वक्त तक डेटा जो है वो वहां से उठ के रजिस्टर में नहीं आएगा। या फिर जो यस है वो जब तक राइट पिन एक्टिव नहीं करूंगा मैं, उस वक्त तक डेटा जो है वो रजिस्टर से उठ के उस मेमोरी की लोकेशन पर जाकर स्टोर नहीं हो सकता, जब तक राइट को मैं इनेबल ना कर दूं। ये तो दो कॉमन जो है वो इनेबल पिन है मेमोरी की भी, और बहुत सारी इनेबल पिन होंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉमन डिफाइन की जा सकती है अभी इनिशियल स्टेज में। यस। जी। तो इस तरह से हम जो है वो इसको इनेबल को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, या कंट्रोल जो पिन्स हैं उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको लिखने का तरीका जो है मैंने बता दिया कि जो माइक्रो ऑपरेशन लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि पी कॉलन पी इज इक्वल टू 1, और अगर जो है वो एक्टिव लो जो होती है वो पी कॉलन ऊपर जो है वो बार आ जाएगा। फिर ये भी आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर यूं लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब यह है कि जब तक P इज इक्वल टू 0 नहीं होगा उस वक्त तक जो है ये वर्किंग नहीं हो सकेगी, R का डेटा R2 में शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये P बार जो है मतलब इन्वर्टर लगा हुआ है वहां पर, तो उसी वक्त ही काम करेगा।
कोई क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर? नो सर। ओके, अच्छा जी, इसको हम हार्डवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो मैंने काफी हद तक तो बता दिया। आपने जो है जो अपने आर्किटेक्चर के अंदर ब्लॉक डायग्राम्स बनाई होंगी बहुत सारी, क्योंकि पहली स्टेज सर्किट डिजाइन करने के लिए जब आपने अपना प्रोजेक्ट भी बनाया होगा तो उसमें भी ब्लॉक डायग्राम थी। जो आपने लैब मैनुअल यूज किया होगा उसके अंदर भी पहली स्टेज ब्लॉक डायग्राम की होती थी, फिर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बाद में आता था, लेकिन ब्लॉक डायग्राम सबसे पहले बनाई जाती है। उसका फ्लो डिफाइन करते हैं कि क्या चीज पहले काम कर रही होगी, क्या चीज बाद में काम कर रही होगी, इस तरह से। तो उसी पिछले वाली इंस्ट्रक्शन को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि पी कॉलन इज इक्वल टू R1 का डेटा R2 में शिफ्ट हो रहा है। उसका हार्डवेयर जो है वो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में डिफाइन कर रहा है। सबसे पहले जो है वो R1 का डेटा R2 में शिफ्ट हो रहा है, एरो डिफाइन कर रहा है, और एरो के ऊपर एन लिखा हुआ है, लाइन कट करके एन लिखा हुआ है। एन का मतलब जो है आपको डीएलडी के टीचर ने डिफाइन किया होगा कि इसका मतलब होता है कि कितनी बस कितने बिट की जो है वो बस है जो इसे R1 से R2 में लेके जा रही है। तो एन का मतलब यह है कि अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 बिट जो है वो R1 से R2 पे शिफ्ट हो रही होंगी। तो वायर भी जो है वो 16 वायर यहाँ पे कनेक्टेड होंगी। 32 बिट है अगर, तो फिर जो है वो एन की जगह 32 लिख देंगे। इसका मतलब ये है 32 बिट दोनों रजिस्टर हैं और बस भी 32 बिट है। तो n की जगह पर 32 आ जाएगा, n की जगह पर 16 आ जाएगा, n की जगह पर 8 आ सकता है, n की जगह पर 64 आ सकता है, डिपेंड करता है। एक फिर उसके बाद क्योंकि जो है वो फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं इसलिए क्लॉक पल्स की जरूरत लाजमी है, क्योंकि हम कहते हैं कि राइजिंग एज या फॉलिंग एज पर ही जो है वो ट्रिगर कर रहा होता है। ट्रिगरिंग का मतलब यह है कि राइजिंग एज या फॉलिंग एज पर ही जो है वो इनपुट से डेटा आउटपुट पर शिफ्ट हो रहा होता है। तो क्लॉक पल्स लाजमी चाहिए। उसके बाद जो है वो एक एनेबल पिन और भी लगी हुई है जो P इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट कर रही है ये। तो अब ये कंट्रोल सर्किट जो इसमें लगा हुआ है वो जब तक 1 नहीं देगा उस वक्त तक डेटा जो है वो R2 में लोड नहीं हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट मैं बना देता हूं इसके अंदर का। हम कह देते हैं कि P इक्वल टू A प्लस B, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, और उसके बाद हम जो है वो डॉट लगा के हम कह देते हैं कि C प्लस D, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो जी ये सर्किट जो है वो P के अंदर कंट्रोल सर्किट जो है वो लगा हुआ है। मतलब एक और गेट लगा होगा A प्लस B का, एक और गेट लगा होगा C प्लस D के लिए। जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसको मुझे जो है वो एंड गेट पे मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो एंड गेट का रिजल्ट जो होगा वो फाइनल जो है वो रिजल्ट होगा P का। तो ये सिंपल सा सर्किट बनाया है। अदरवाइज है बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट भी होता है जो इसके अंदर कंट्रोल सर्किट में लगे होते हैं। वो लॉजिक होगी, कोई ना कोई उसके बैकग्राउंड में लॉजिक होगी कब इसको R2 को डेटा को जो है वो R1 का डेटा जो है वो R2 में लोड करना है। ये पूरा आर्किटेक्चर हम बनाएंगे चैप्टर 5 में। ये सारे जो रजिस्टर हम सिंपल कंप्यूटर में यूज करने हैं वो हम रजिस्टर डिफाइन करेंगे, और कब कब रजिस्टर लोड होगा, किस वक्त होगा, सारा कंट्रोल सर्किट हम डिजाइन करेंगे। अपनी मर्जी से काम कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ऐसे ही जो है वो सारा डेटा उठ के किसी रजिस्टर में या किसी रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में नहीं जाएगा। हम पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर कंट्रोल सर्किट होगा, सारा का सारा कंट्रोल सर्किट होगा। किस क्लॉक पल्स पर क्या काम होना है वो पूरा डिफाइंड होगा। क्लॉक 1 पे क्या होगा, क्लॉक 2 पे क्या होगा, क्लॉक 3 पे क्या होगा, क्लॉक 4 पे क्या होगा, ये सारा का सारा कंट्रोल हम करेंगे उसमें। तो इंडिविजुअल मॉड्यूल मैं बनाऊंगा क्लास के अंदर। एक रजिस्टर का कंट्रोल सर्किट मैं बना के दिखाऊंगा, बाकी रजिस्टर का आपने बनाना होगा। एक आध फ्लैग का मैं बना के दूंगा और फिर बाकियों का आपको बनाना होगा, और फिर उसके बाद सबको कंबाइन करके एक डायग्राम आपको बना के देनी होगी, पूरी कंप्लीट डायग्राम जो चैप्टर के एंड पे होगी, चैप्टर 5 के एंड पे। जब हम फिजिकली क्लासेस लेते हैं, अल्लाह करे कि जो है वो उम्मीद मुझे बहुत है कि अभी यूनिवर्सिटी जल्द खुलने वाली है,
तो फिर तो हम जो है वो बड़े चार्ट के ऊपर जो है वो उसकी डायग्राम बनवाते हैं। जब मार्केट से बड़ा चार्ट आता है गत्ते का, उसके ऊपर जो है वो हम डिजाइन करवाते हैं पूरे आर्किटेक्चर, क्योंकि छोटे पेज पे बनाना मुश्किल होता है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपके पास जो है वो सिमुलेटर मौजूद होगा, सर्किट मेकर XYZ कोई भी जो आपने DLD में यूज किए हैं, तो कोई भी जो है वो सिमुलेटर पे आप जो है बना के उसको फाइनल कर सकते हैं। वो अभी चैप्टर 5 के एंड पर होगा, अभी तो हम चैप्टर 4 पर। तो ये जो है वो कंट्रोल सर्किट इसके अंदर मौजूद है। जो P इज इक्वल टू जब 1 होगा तो ये लोड एक्टिव हो जाएगा, तो R2 में डेटा स्टोर हो जाएगा, R1 से डेटा R2 में स्टोर हो जाएगा, और ये काम जो है वो सिंगल क्लॉक पल्स में होगा। उसको एक्सप्लेन ये कर रहा है, वेव फॉर्म जो है वो डिफाइन कर रहा है कि किस तरह से वेव फॉर्म के थ्रू आप डिफाइन कर रहे होंगे। ये क्लॉक पल्स है, जानी पहचानी क्लॉक पल्स है, आपने बहुत यूज किया है इसको। अब ये देख लें कि ये जो है वो डिफाइन कर रहा है राइजिंग एज को। इसका मतलब ये है कि ये फ्लिप फ्लॉप राइजिंग एज फ्लिप फ्लॉप है, इसीलिए राइजिंग एज पे दिखा रहा है। राइजिंग एज क्लियर है आप लोगों को? जी यस सर। हाँ जी, ये राइजिंग एज आई है। दूसरी राइजिंग एज ये है जिसके ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है लोड इनेबल कब होगा? लोड इनेबल का मतलब है P इज इक्वल टू 1 कब होगा? तो P इज इक्वल टू 1 होने का मतलब यह है कि यहां तक जो है वो P इज इक्वल टू 0 है, ऑन नहीं हुआ। अब ये ऑन होना शुरू हुआ, जैसे P इज इक्वल टू 1 हुआ तो वेव जो है वो राइज होनी शुरू हुई है। और आपको ये मालूम होगा कि जो है वो एक साथ वेव जो है वो राइज नहीं हो जाती है। हम कंसीडर करते थे कि जब 70% जो है वो वेव राइज हो जाएगी उसको हम एज अ वन लॉजिक कंसीडर करते थे। 40% 30% को जो है वो इक्वल टू 1 कंसीडर नहीं करते थे। और इसको अगर आपको याद नहीं है तो जो है वो फ्लॉइड की बुक का चैप्टर 1 होगा आई थिंक, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। तो उसके अंदर जो है फ्लॉइड की जो बुक थी उसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर इसको बताया था कि किस वक्त जो है वो हम लॉजिक 1 कंसीडर करते हैं कि वेव कब जो है वो जाकर इक्वल टू 1 होती है। जैसे जो है वो इसलिए एरो हमेशा कर्व में होता है, हमेशा वेव जो है हमेशा कर्व में एक्टिव होती है, जाती एक साथ 1 नहीं आ जाती लॉजिक। तो वो बता रहा है कि जिस वक्त राइजिंग एज मिली फ्लिप फ्लॉप को उस वक्त ये एक्टिव हुआ नहीं था, लोड इज इक्वल टू 1 नहीं था, इस वजह से रिजल्ट यहां पर ट्रांसफर हुआ नहीं। फिर ये एक्टिव तो हो गया, लोड इक्वल टू 1 तो हो गया, ये देख लें लोड इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन अभी जो है वो क्लॉक पल्स नहीं आई है। हमने कहा था ना कि जो है वो फ्लिप फ्लॉप हमेशा राइजिंग एज, अगर फ्लिप फ्लॉप है तो फिर राइजिंग एज पर ही जो है वो ट्रिगरिंग कर रहे होंगे, राइजिंग एज पर ही जो है वो रिजल्ट जो है वो आउटपुट पे शिफ्ट करेगा। तो राइजिंग एज इसको नहीं मिली अभी तक, और जैसे ही राइजिंग एज इसको मिली उस वक्त देखें पैरेलल में P इज इक्वल टू 1 भी है। अभी P जो है वो 0 होना शुरू नहीं हुआ, P जो है वो इक्वल टू 1 है, इसलिए जो है वो P इज इक्वल टू 1 है। राइजिंग एज इसको मिल गई, फ्लिप फ्लॉप जो है वो लोड हो जाएगा, मतलब जो भी उसके इनपुट पे मौजूद है वो आउटपुट पे शिफ्ट हो जाएगा। और नॉर्मली हम जो है वो जो फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं वो कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं भाई? रजिस्टर के लिए कौन से नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं जो सबसे आसानी से यूज हो जाते हैं? चैट पर मुझे 13 आंसर चाहिए, हर एक का जवाब चाहिए। सर एकदम सवाल रिपीट करिएगा। मैं कह रहा हूं कि जो रजिस्टर ट्रांसफर जो थे, जो रजिस्टर हमने बनाए थे वो रजिस्टर जो है वो हम नॉर्मली कौन से फ्लिप फ्लॉप से बना रहे होते थे? अब रजिस्टर की टाइप भी मैं बताऊं? नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा इससे। फ्लिप फ्लॉप लड़की, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप में कौन सा टाइप था फ्लिप फ्लॉप? जी जीशान सही है। जी हाँ मोहम्मद,
यूसुफ मेरा ख्याल नाम है, सही आंसर है। है ये डिले वाला कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है भाई? ये तो मैंने सुना ही नहीं कोई भी। एस आर, एस आर नहीं है, एस आर नहीं है जी। फिजरा सही है, अब सही आंसर। एस आर नहीं होगा, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है, डेटा टाइप फ्लिप फ्लॉप था ना भाई, जो डी से जो है वो नाम से भी जाना पहचाना था, डी फ्लिप फ्लॉप। डी में आसान था, जीरो भेजोगे तो जीरो शिफ्ट होगा, वन दोगे तो वन शिफ्ट होगा। एस आर में 2 बिट जगह पर इनपुट देना पड़ता है, जे के में जो है वो 2 जगह पर इनपुट देना पड़ता है। टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो टॉगल से जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप रिप्रेजेंट होता है। तो टॉगल वाला भी जो है वो यूज करना मुश्किल है ना, वो टॉगल के लिए यूज करके जाता था आमतौर पर। देखो 1950 की चीजें मुझे याद है, आपको 1 साल पुरानी चीजें याद नहीं है। पता नहीं 2007 में या 8 में डीएलडी आखिरी बार पढ़ाया था मैंने। जी जनाब, तो डी फ्लिप फ्लॉप नॉर्मली हम यूज करते हैं। बाकियों से ये हर फ्लिप फ्लॉप से हो जाएगा काम, ये चारों में से कोई भी फ्लिप फ्लॉप लगा लें बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो है वो फिर कंट्रोल सर्किट थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप से सबसे आसान है, जीरो देंगे तो जीरो शिफ्ट हो जाएगा, वन देंगे तो वन शिफ्ट हो जाएगा, ये काम सबसे आसान होता है। तो यहाँ पर ये डिफाइन ये कर रहा है कि इस क्लॉक पल्स के ऊपर लोड भी 1 है और क्लॉक पल्स की भी जो राइजिंग एज उसको मिली है, इसलिए जो है वो डेटा R1 का डेटा R2 पे शिफ्ट हो जाएगा। जो पेपर मैं मॉडरेट कर रहा होता हूँ डीएलडी के, उसके अंदर मैं ये लाजमी करार देता हूँ कि वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन लाजमी होने चाहिए। जिस पेपर में जो है वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन नहीं होते उनको मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को इनकोडर का आइडिया है तो उसको वेव फॉर्म जब बनानी आएगी तो उसका मतलब है उसने इनकोडर समझ लिया। जिसको वेव फॉर्म नहीं बनानी आती उसको इनकोडर का कॉन्सेप्ट नहीं आता। जिसको मल्टीप्लेक्सर समझना है, अगर वो वेव फॉर्म बना लेता है मल्टीप्लेक्सर की, तो फिर वो मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट फंक्शन उसको समझ में आ जाता है। तो वेव फॉर्म वो एक्सप्लेन कर रही होती है कि किसको कितना हद तक जो है वो सर्किट का आइडिया है। मैं जब प्रोजेक्ट देख रहा होता था तो मैं जो है वो, अगर किसी ने डिजिटल क्लॉक बनाई हुई है तो डिजिटल क्लॉक के किसी भी स्टेज पर जाकर मैं उंगली रख देता था, पेंसिल वहां पे रख देता था। मैं कहता था इस पॉइंट के ऊपर मुझे वेव फॉर्म बना के दो कि यहाँ पर वेव फॉर्म क्या बन रही होगी। जो ये मुझे जवाब दे देता था तो उसका मतलब ये था कि उसने सर्किट जो है वो समझ लिया है, उसने सर्किट जो है वो खुद बनाया है, उसको पूरे सर्किट का आइडिया है। जिसको वेव फॉर्म नहीं बनानी आती वो जो है उस सर्किट को समझ नहीं पाया, उसने कहीं से जो है वो नेट से इधर उधर से कॉपी करके जो है वो सर्किट जो है वो रखा है। ठीक है, इस बात को समझें। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि इस क्लॉक पल्स के ऊपर राइजिंग एज पर काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक लोड P इज इक्वल टू 1 हुआ नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर जब उसको राइजिंग एज मिली इस जगह पर, उस वक्त जो है वो P इज इक्वल टू 1 नहीं हुआ, इस वजह से जो है वो R2 रजिस्टर लोड नहीं हो पाया। फिर जब P तो 1 हो गया फौरन ही, उसके फौरन बाद P 1 हो गया, लेकिन जो है वो क्लॉक पल्स राइजिंग एज नहीं मिल रही उसको। फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं करेगा, कभी भी काम नहीं करता जब तक उसको, अगर वो राइजिंग एज फ्लिप फ्लॉप है तो फिर जब तक उसको राइजिंग एज नहीं मिलेगी क्लॉक की, उस वक्त तक वो काम नहीं करेगा। तो इस पूरे वक्त के अंदर कुछ डेटा शिफ्ट नहीं होगा। फिर इसको राइजिंग एज मिली तो राइजिंग एज के ऊपर फिर P इज इक्वल टू 1 उसको मिल गया, इसलिए दोनों एक्टिव हो गए हैं। इसलिए जो है वो डेटा जो भी कुछ होगा वो R2 में शिफ्ट हो जाएगा। इस क्लॉक पल्स के ऊपर काम होगा, इस क्लॉक पल्स पर काम नहीं होगा, रिजल्ट इस क्लॉक पल्स पर शिफ्ट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन आप लोगों का?
इस हवाले से? नो सर। ब्रेक हम 2 बजे देंगे, तो उसके बाद फिर हम जो है वो करेंगे। अच्छा जी, ये जो है वो कुछ जो है वो कॉमन सिंबल्स हैं जो कि हम इसमें यूज कर रहे हैं। एक तो वो सबसे पहले जो है वो पैरेंथेसिस हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, अभी हमने डिस्कस किया था एक रजिस्टर को, जो कि जो है वो हाफ ऑफ करके यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है R2 रजिस्टर 0 to 7 बिट पे जो है वो रिजल्ट ट्रांसफर हो, मतलब लोड किसको करना है, 0 से 7 वाली बिट्स को, या फिर R2 रजिस्टर के लोअर पार्ट को लोड कर दे, उसका डेटा जो है वो R2 रजिस्टर के लोअर पार्ट में जाए, हायर पार्ट को यूटिलाइज ना करे। तो इसमें जो है ये पैरेंथेसिस यूज किए जा रहे हैं। जब इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा तो ये पैरेंथेसिस जो है वो यूज करेंगे। एरो साइन बता भी दिया आपको कि जो है वो एरो साइन यूज किया जाता है कि डेटा किस तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद जो है वो कॉलन भी बता दिया कि जो है वो कंडीशन को अप्लाई कर रहा होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये काम होगा। कॉमा का मतलब यह है कि अगर एक क्लॉक पल्स के ऊपर जो है वो एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होनी है, तो उस वक्त जो है वो हम ये लिखेंगे कि बी का डेटा ए में शिफ्ट हो जाए और ए का डेटा जो है वो बी पे शिफ्ट हो जाए सिंगल क्लॉक पल्स के ऊपर। तो फिर ये जो है वो कॉमा के साथ यूज किया जाएगा। कैपिटल लेटर्स जो हैं वो रजिस्टर के लिए यूज किए जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में जो है वो रजिस्टर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो पूरी बुक के अंदर आप देखिएगा, और मॉरिस मैनो फ्लॉइड वगैरह में जो आपने पढ़ी थी बुक, उसके अंदर भी रजिस्टर की जब हम बात कर रहे होते थे तो हम कैपिटल लेटर से ही जो है मेंशन कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है MAR लिखा हुआ है, तो AR जो है वो रजिस्टर है जो मेमोरी की लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। AR में अगर 50 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है मेमोरी की 50 लोकेशन पर जो डेटा पड़ा हुआ है उसको उठा कर ले, या उस लोकेशन पर जो है वो डेटा स्टोर कर दे। मेमोरी की लोकेशन 50 के ऊपर जो है वो मुझे डेटा स्टोर करना है, या मेमोरी की 50 लोकेशन से डेटा मुझे लोड करना है, राइट करना है या रीड करना है, तो AR रजिस्टर बताएगा। तो इसलिए ये लिखा हुआ है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसी तरह से जो है वो R2 रजिस्टर एक टाइप का रजिस्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम जब ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो फिर हम ये लेते हैं कि जो है वो किस तरह से डेटा जो है वो किसी रजिस्टर से उठा के मेमोरी की लोकेशन पर स्टोर करते हैं, या मेमोरी से जो है वो हम जो है वो रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करते हैं। और ये तमाम जो है मेमोरी और रजिस्टर सारे के सारे जो है वो कॉमन बस से कनेक्टेड होते हैं। कॉमन बस का मतलब ये है कि मैं मेमोरी से डेटा उठाकर किस रजिस्टर में डाल सकता हूं और उस रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाल सकता हूं, तो वो बस जो है वो कॉमन बस होगी। फिर उसके बाद जो है वो तमाम रजिस्टर्स आपस में भी जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। अगर ए का डेटा बी में शिफ्ट करना है, बी का डेटा डी में शिफ्ट करना है, तो वो भी कॉमन बस होगी, सबकी कॉमन बस जो है वो अटैच होगी हर एक के साथ। और जब मैं इनेबल करूंगा तो वो डेटा जो है वो बस पे शिफ्ट हो जाएगा। किसका डेटा है, ए का, बी का, सी का, डी का, जो भी रजिस्टर जितने भी होंगे, किसी का भी डेटा जो है वो बस पर शिफ्ट किया जा सकता है। उसका आर्किटेक्चर हम डिस्कस करते हैं कि उसके लिए जो है वो हमें कौन से हार्डवेयर की जरूरत होगी। तो पिछली क्लास में हमने जो है वो डिस्कस किया था